गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। और जो आज का विषय वो है राजनीति में आत्मचिंतन का समय, और इसे लिखा हृदय नारायण दीक्षित जी ने। तो दोस्तों, राजनीति में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिस वजह से हमारा समाज, हमारा देश पूरी तरह से गर्त में जा रहा है, जिसे बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किस चीज़ की हमें सुधार की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ऐसी तमाम तरह की कमियाँ हैं हमारे समाज में, हमारे राजनीति में, जिसके बारे में यदि कहा जाए, यदि उसमें सुधार नहीं किया गया तो हमारा देश हाशिए का शिकार हो जाएगा। हमारा देश उन जगहों पे चला जाएगा जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं यदि आप लोगों से कहूँ तो ये आप लोग भी जानते हैं, 2014 से जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, वो एक तरह से फैशन बन गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आंदोलन करना गलत है। यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके समाजों को नीचा दिखाया जा रहा है, आपको जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो आपको यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, आपके पास अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों, वो वाजिब होना चाहिए, व्यक्तिगत ना होके सामाजिक होना चाहिए। ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं। आप देख सकते होंगे कि कभी कभार आंदोलन जो अहिंसा की राह पर चलता है, पर कुछ ही अराजक तत्वों के द्वारा दोस्तों उसमें एक विस्फोट पैदा कर दिया जाता है, जिस वजह से जो आंदोलनकारी होते हैं, जो आंदोलनजीवी होते हैं, वो इतने उग्र प्रदर्शन पे आ जाते हैं कि सरकारी संपत्तियों का वो जिस तेज़ी के साथ विनाश करने लगते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थर और हमला करने लगते हैं, वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की अस्मिता के लिए गलत है। चलते हैं आगे। भारत के वैभव का अनुष्ठान राजनीति है। राष्ट्र जीवन से जुड़े आदर्शों के बिना लोकतांत्रिक राजनीति संभव नहीं। संविधान निर्माताओं ने पूरी राज्य व्यवस्था का चित्र बनाया है। संविधान में अनेक संस्थाएं हैं, उनका सम्मान सबका कर्तव्य है। संसदीय जनतंत्र में राजनीतिक विचारधाराएं दलों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। चुनाव में किसी दल या समूह को बहुमत मिलता है, उसे 5 वर्ष के लिए काम करने का संवैधानिक अधिकार है। विपक्ष सरकार की आलोचना करता है, लेकिन कुछ समय से सरकारों के शासन करने के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। तो आज आपको एक चीज़ बता दें, जो आज हमारे वर्तमान जो देश की स्थिति है, विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। विपक्ष के पास वो सवाल नहीं है जो समाज के हित से जुड़ा हुआ है। विपक्ष के जो मंत्रीगण हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो बस इतना ही सवाल करते हैं कि उन्हें अपने वोट की राजनीति, वोट बैंक में प्रॉफिट मिले, उनका व्यक्तिगत जीवन सुधरे, व्यक्तिगत उनका जो है चरमोत्कर्ष उठे, और समाज में उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि इसी तरह जो वर्तमान सरकार है उसे घेरा जाए, उसकी छवि को धूमिल किया जाए, जिस वजह से हमारे वोट बैंक बढ़ें, हमारी खुद की छवि बढ़े और हम सत्ता में आएँ। ठीक है, उसके बाद ढेर सारा पैसा कमाएं, भ्रष्टाचार पैदा करें। ये फैशन बन चुका है। आप बहुत दूर मत जाइए, आप अपने गांव में जाइएगा और देखिएगा, ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों का लोग ग्राम प्रधान के रूप में चुनाव कर रहे हैं जो व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है। जिस स्थान को एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्तियों को देना चाहिए, दोस्तों हमारे देश की जनता अब उसे पूरी तरह से भूल गई है। वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती हैं जो उसके अंदर वो गुण ही नहीं है। सोचिए, कानूनों को भी खारिज किया जा रहा है। यह स्थिति संवैधानिक जनतंत्र के लिए भयावह है। नीति आयोग की हालिया बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी निराशाजनक राजनीति पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण हो रहा है। सरकारों के प्रत्येक काम को वोट के नज़रिए से देखा जाता है। अभी देखिए, मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा था कि प्रत्येक जो छोटी छोटी जो घटनाएं दोस्तों ने, उसका भी राजनीतिकरण हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? वो सरकार को इसी आंदोलन
इसी भाषा के माध्यम से घेरने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों के बीच में नकारात्मक छवि बना दी जाए भाजपा या अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए, ताकि उनकी छवि धूमिल हो, उनका जो है सत्ता परिवर्तन हो, हमारा सत्ता आए। ठीक है। पटनायक ने कहा कि परिपक्व जनतंत्र में निर्वाचित सरकार को जनहित में काम करने का अवसर मिलना ही चाहिए। भारत का माहौल वास्तव में चिंताजनक है। यहाँ छोटी छोटी घटनाओं का भी राजनीतिकरण होता है। ऐसा राजनीतिकरण हिंसक आंदोलन का रूप लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप भूल गए हैं, मैं याद दिला दूंगा आपको। जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब सीए का विरोध हो रहा था दिल्ली में, तो ऐसा नहीं लगा कि नहीं कुछ बड़ी घटना हो सकती है, पर 2 ही 3 महीने के अंदर एक दिन अचानक गो आंदोलन जीवियों के माध्यम से इतना उग्र कर दिया गया, जिसमें दोस्तों सैकड़ों घर, कई परिवार के सदस्य मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये जो अराजक तत्व हैं, जिन्हें बहुत खुशी मिलती है कि भारत का नाश हो, भारत अस्थिर हो जाए, भारत के लोग मर मिट जाएं, जो हमारा शत्रु देश है या फिर जो शत्रु विचारधारा के लोग हमारे देश में ही जो पूरी तरह से फल फूल रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, उन्हें पोषण दिया जा रहा है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य कुछ आतंकी संगठनों के माध्यम से, तो उनके लिए तो अच्छी बात है ना। आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, सबको साथ लेकर सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ध्यान रखा नहीं जाता। प्रधानमंत्री की गरिमा और अधिकार संपन्नता के औचित्य पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भवन की नींव है। जब तक हम उसे ऐसी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें, तब तक मंत्रिमंडल की जवाबदेही तय नहीं होगी। कल्पनाओं का भी राजनीतिकरण आश्चर्यजनक है। कुछ समय पहले काल्पनिक सहिष्णुता का प्रेत प्रचारित किया जा रहा था। नकारात्मक राजनीति के पक्षधर सिद्ध कर रहे थे कि भारत में घोर अव्यवस्था है। तो दोस्तों, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ। जिस तरह से डाइल्यूट किया गया जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 और 35A, तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन हुआ भारत के खिलाफ। कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे, कुछ भारत के अन्य राज्यों से लोग कर रहे थे। लोग बात कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है, कैसे केंद्र सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है बिना कुछ सोचे समझे। तो मुझे लगता है कि यदि हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए हैं उस दौरान, पर यदि आज की जनरेशन, आज की जो मांग है उसके अनुसार यदि इसमें बदलाव करने से यदि वो बेहतर हो सकता है तो उसे करना चाहिए। पर दोस्तों, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर, और ख़ासकर धारा 370 और 35A को लेकर, उनमें बड़ी निराशा हुई। वो कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने लगे, क्योंकि उन्हें अब पता हो गया था कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी, अब हमारी रोटियां नहीं बनेंगी, क्योंकि जिस तवे पे हम रोटियां बना रहे थे वो पूरी तरह से हटा दिया गया है वहाँ से। अब हम किस आधार पर राजनीति करेंगे, क्योंकि हम ऐसे नेता हैं, हमें ना शिक्षा से कुछ लेना है, न रोजगार से लेना है, न डेवलपमेंट से लेना है, न स्वास्थ्य से लेना है, न विद्यालय से लेना है, हमें कुछ नहीं। हमें खाली धारा 370 हिंदू मुस्लिम करना था, पर कुछ नहीं बचा। राष्ट्रहित की क्षति हुई विदेश नीति पर भी ऐसी राजनीति द्वारा नकारात्मक टिप्पणी की जाती है। पूछा जाता है कि चीनी सेना की वापसी के प्रमाण क्या हैं। नकारात्मक अभियान के कारण राफेल पर भी गैर जिम्मेदार बयानबाजी हुई और बोफोर्स तोपों पर भी, पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी भारत की प्रतिष्ठा गिराने वाले बयान दिए गए। आपको बता दें मित्रों, जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया गया था, हमला किया गया था, तो हमारे भारत के ही कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्हें आप मंद बुद्धि के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। वो एविडेंस मांग रहे थे, साक्ष्य मांग रहे थे कि आप हमें साक्ष्य दीजिए
कि हमारे भारतीय सेनाओं ने बालाकोट में जाके जो तमाम तरह के जो इस्लामिक संगठन थे जिनका उद्देश्य था भारत को अस्थिर करना, भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारना, आपने वहाँ पे जाके उनका नरसंहार किया और आपने पुलवामा का बदला लिया। तो दोस्तों ऐसे लोग हैं जो भारतीय सैनिकों का मनोबल कम कर देती हैं, भारतीय सैनिक की क्षमताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं, ये लोग हैं। कोरोना महामारी पर भारत सरकार के कार्यों की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन यहाँ कभी टीके पर शंका उठाई जाती है और कभी लॉकडाउन के समय को लेकर। आज पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, देखिए जो वाजिब है उस चीज़ के बारे में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया हो, चाहे किसी संस्था के द्वारा, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। यदि अच्छा कार्य किया गया तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, आज भारत एक ऐसा देश बन गया है जो पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, भैया पहले हमारे यहाँ पहुँचा दो, पहले हमारे यहाँ। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। लोग याद करेंगे कि एक ऐसा देश था जिसने उस दुविधा भरी घड़ी में जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं थे, भारत जैसे देश ने उन्हें भी कोरोना वैक्सीन पहुंचाया। ये होता है वसुधैव कुटुंबकम की बात। भारत की राजनीति नियति नहीं, यह नहीं है। यहाँ राजनीति और राज्य व्यवस्था का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था। ब्रिटिश संसद का जन्म और विकास बाद में हुआ। ऋग्वेद यजुर्वेद में समृद्ध राष्ट्र की अभिलाषाएं हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि राज्य संस्था का क्रमिक विकास हुआ है। प्राचीन राज्य व्यवस्था में राजा सभा समिति के प्रति जवाबदेह था। ऋषियों के तप बल से राष्ट्र का जन्म हुआ। राष्ट्र और राजनीति को जन्म देने वाले ये ऋषि वस्तुतः उस समय के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि समाज का क्यों निर्माण किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें, समाज का, राजनीति का, इन सारी चीज़ों का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि देखिए अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं। तो अच्छा इंसान हमेशा सोचेगा व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें संचालित हों, एक बेहतर समाज बनाया जाए और उस समाज को नियंत्रित करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से उस पर शासन किया जाए। ठीक है, तो ये अच्छे व्यक्तियों का आचरण है, समूह है। वहीं बुरे व्यक्ति क्या करेंगे, कोई संगठन बना लेंगे, फिर कहेंगे नहीं इस समाज को अस्थिर कर दो, उस देश को अस्थिर कर दो, उस परिवार को अस्थिर कर दो। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ राजधर्म या नीति शास्त्र का विकास कम से कम 6000 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईसा से 340 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती राजनीतिक चिंतकों बृहस्पति, शुक्राचार्य, भारद्वाज, पराशर आदि के उल्लेख किए हैं। शुक नीति में उल्लेख है नियुक्ति, पदोन्नति, योग्यता और कार्य के आधार पर ही होनी चाहिए, जाति या कुल के आधार पर नहीं। आज आपको पता है कि जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह से तमाम तरह के रिजर्वेशन, आरक्षण का प्रिविलेज दिया जा रहा है, वो देखिए जब समय था जब दिया गया, पर अब का समय समाज अलग हो चुका है। अब इस पे व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं हमेशा एक चीज़ के पक्षधर में रहा हूँ कि हर उस प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र का हो, यदि वह इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से यदि वह व्यक्ति गरीब है, उसका परिवार गरीब है, तो उस व्यक्ति को वो व्यक्ति पहला हकदार है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जिसका वो पहले लाभार्थी है। नहीं तो वही है, किसी का शासन आएगा तो फलाने जातियाँ ज़्यादा भर दो, फलाने का आएगा तो भैया ये उन धर्म के लोगों को दे दो, इम्पीचमेंट करो, तुष्टीकरण करो। तो दोस्तों इससे क्या होगा, देश का विकास नहीं होगा, लोग आपस में कटेंगे, मरेंगे। और इसका उदाहरण बहुत दूर नहीं, आपको पता ही है। हमारा देश ऐसे ही गुलाम नहीं था। लोगों को पता है कि भारत एक ऐसा देश है
जहाँ पर हर कई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे यहाँ पे बोलियाँ चेंज हो जाती हैं, भाषा चेंज हो जाती हैं, उसका इन्होंने लाभ उठाया। और जिस प्रकार से आपसी वैमनस्यता है लोगों से एक दूसरे से, इसका भी लोगों ने फ़ायदा उठाया। उसके बाद डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज्य किया, और वही स्थिति अब भी बन रही है। पढ़े लिखे लोग जाके आतंकवादी संगठनों में काम कर रहे हैं। भारत को अस्थिर करने में ऐसे तमाम तरह के संगठन बनाए गए हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो पर्यावरण कार्यकर्ता थीं, सोशलिस्ट थीं, वो क्या कर रही थी, टूल किट बनाकर किस प्रकार से भारत जैसे देश को बदनाम की, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये तो शर्म की बात है। अगर पढ़े लिखे लोग ये करेंगे तो फिर भैया इससे बढ़िया तो अनपढ़ लोग हैं। जातियां श्रेष्ठता की मापदंड नहीं है। प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र के कई नाम थे। इसे दंड नीति, अर्थशास्त्र और राजधर्म आदि नामों से जाना जाता है था, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम था नीति शास्त्र। नीति वस्तुतः राज्य की नीति है। राजा में लोक संग्रह और नेतृत्व का गुण जरूरी बताया गया है। नेता ही जनता को गतिशील करता है। गतिशील समाज प्रगतिशील होता है। शुक्र नीति के अनुसार राजा के सुयोग्य नेता न होने के कारण प्रजा विपत्ति की नींव में डूब जाती है। माँ भारत शांति पर्व में समाज सेवा, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निष्ठा आदि आधारभूत सांस्कृतिक तत्वों को राजनीति से जोड़ा गया है। समाज व्यवस्था इकहरी नहीं होती। समाज की एक संस्कृति होती है, एक दर्शन होता है। दर्शन का मतलब होता है दोस्तों विचारधारा होती है, एक समझ होती है, एक अर्थनीति होती है, और सभी प्राप्तियों के लिए एक व्यवहारिक राजनीति भी होती है। राजनीति को संस्कृति और नैतिकता के बंधन और मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का अनुशासन संविधान है। संविधान में मूल कर्तव्य भी हैं, लेकिन ध्येय शून्य राजनीति समाज निर्माण के आदेश पर आक्रामक है। शाहीन बाग, नागरिकता संशोधन कानून विरोध, किसान आंदोलन, जानबूझकर तिल का ताड़ बनाए गए। मूलभूत प्रश्न की विधि निर्वाचित सरकारें जनहित में अपनी कार्यसूची क्यों नहीं चला सकती? अल्पमत बहुमत वाली सरकार पर अपना निर्णय कैसे थोप सकता है? यह आदर्श राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री भी कई अवसरों पर ऐसी बातें कर चुके हैं। संकीर्ण राजनीति मतलब गंदी राजनीति, जिनकी विचारधारा स्पष्ट होती है, जो देश के विकास के लिए सही नहीं होती है, खराब करती है। संप्रति भारत में समूची राजनीति को हे माना जाता है। इस कारण अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता भी उचित सम्मान नहीं पाते। आम धारणा में सब ध्यान 22 पसेरी है। गांधी, लोहिया, अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय ने सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं खींची थीं। लोहिया ने दीर्घकालीन राजनीति को धर्म बताया था। राजनीति राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालीन तप साधना है, आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं। जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष शत्रु नहीं होते, लेकिन अभी यही शत्रुता है। ऐसी राजनीति से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे पार्श्व में चले जाते हैं। आर्थिक समृद्धि को हमेशा राष्ट्रीय विमर्श में रहना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता महत्वपूर्ण विषय हैं। विपक्ष को सरकार की आलोचना का अधिकार है। देखिए, विपक्ष को अधिकार है। यदि सत्ता पक्ष जो है, जो वर्तमान की कोई भी सरकार है, जो केंद्र सरकार में है या विधानसभा में है, तो जो उसके विपक्ष में है, जो अपोजिट पार्टियां हैं, उसका आलोचना कर सकती हैं। पर दोस्तों ये गलत है। यदि आप वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उसके द्वारा किए गए सही कार्यों को भी अगर आप गलत ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। मात्र आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। किसी प्रकार से इस राजनीतिक पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल किया जाए, उसको अस्थिर किया जाए, ताकि हमारी लोकप्रियता बढ़े। तथ्यहीन आलोचना माहौल ख़राब करती, इनसे अनावश्यक तनातनी होती है। देश हमेशा तनाव में रहता है। ऐसे लोग देश को विकास मोड में नहीं आने देना चाहते हैं।
ये गंभीर प्रश्न है, यह राजनीति के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।